हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 11 नवंबर से 15 नवंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज आइटम देख लेते हैं। पहली न्यूज आइटम है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 के साल के लिए। ये एक पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसने बताया है कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है वैक्सीन मार्केट के ऊपर, इन अ सेंस कि वैक्सीन की प्रोडक्शन से लेके वैक्सीन की कंजम्पशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, एंटायर सप्लाई चेन जो है वैक्सीन की वो कैसे इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 की वजह से। इस रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली फाइंडिंग ये है कि जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, जितनी भी वैक्सीन यूज हुई हैं, उसका 70% जो है वो सिर्फ 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं, 10 कंपनीज हैं जो उसको कंप्लीटली बना रही हैं। पहली ये इनइक्विटेबल बात है। दूसरी बात है कि अगर वर्ल्ड को कंपेयर करें, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर करें, तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको सबसे कम वैक्सीन की सप्लाई हुई थी, जिसको सिर्फ 3% ऑफ टोटल ओवरऑल जितनी वैक्सीन बनी थी, डोसेज बनी थी, उसका सिर्फ 3% अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास गया है। ये हाईली एक इनइक्विटेबल बात है। इसके अलावा इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? सबसे पहले कि इंडस्ट्री जो है उसको ट्रांसपेरेंसी लेके आने की रिक्वायरमेंट है एंटायर वैल्यू चेन में। वैक्सीन की जो वैल्यू चेन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इक्विटी ड्रिवन एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए कि इक्विटी के अकॉर्डिंग जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको एलोकेट किया जाना चाहिए, इन अ सेंस कि अफ्रीका को, एशिया को, अलग अलग सभी कॉन्टिनेंट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको टारगेट करने की रिक्वायरमेंट है कि स्पेसिफिकली बात क्या है आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा था कि WHO ने एक अभी फंगल प्रायोरिटी लिस्ट निकाली है। फंगल प्रायोरिटी लिस्ट बेसिकली वो फंगस की एक लिस्ट होती है कि जिसमें जो भी फंगस ह्यूमन के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा रेड फंगस आई, येलो फंगस आई, ब्लैक फंगस आई, अलग अलग तरीके की फंगस है। सो जो भी फंजाई ह्यूमन को इंपैक्ट करती है उसको फंजाई की प्रायोरिटी लिस्ट बोलेंगे। जो बैक्टीरिया ह्यूमन को इंपैक्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बैक्टीरिया की प्रायोरिटी लिस्ट बोलेंगे। ऐसे ही वायरसेस की होती है। जो सारे पैथोजन, इन सारों को पैथोजन बोलते हैं, तो ये सारे पैथोजन की जो प्रायोरिटी लिस्ट है WHO ने जो बनाई है, उनके ऊपर, उन पैथोजन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा ये था इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी गोल्स होने चाहिए जो पता हो। उसके अलावा वैक्सीन में नई वैक्सीन जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, गवर्नमेंट्स को उसमें इन्वेस्ट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हर कंट्री को अपनी जो IPR पॉलिसी है, जो पेटेंट राइट वाली पॉलिसी है, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट वाली पॉलिसी है, उसको स्ट्रेंथन करने की और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की भी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि सबसे पहली बात तो आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो 2030 वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्थ को, ग्लोबल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। हर एरिया का, हर रीजन का ध्यान रखा जाए, हर रीजन में हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटाइज करा जाए इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अलावा जो भी कंट्री कोई भी एफर्ट लाती है, कोई भी एफर्ट्स करती है, उस एफर्ट्स को सपोर्ट किया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ताकि अलग अलग कंट्रीज जो है, या फिर इन अ सेंस की डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, कि एक कंट्री ने ऑलरेडी जो वर्क किया हुआ है उसको दोबारा कोई और डुप्लीकेसी की फॉर्मेट में ना करे, डुप्लीकेट ना करे। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री के वर्क को रिकॉग्नाइज करे और उसको सपोर्ट भी करे। उसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको रिक्वेस्ट करे कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें ताकि वो भी अपनी मार्केट में वो भी कोई सॉल्यूशंस को साथ कम अप कर सकें। ये चीजें हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उसने अभी ई वेस्ट रूल्स को नोटिफाई किया है। एक्चुअली ये रूल्स काफी टाइम पहले आए थे, लेकिन इसको अप्लाई 1 अप्रैल 2023 से इनको अप्लाई किया जाएगा। ये रूल्स जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर लाए गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो रूल्स हैं इसमें कुछ सेट क्राइटेरियाज बोले जाएंगे, जैसे कि ई वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में ये कुछ गाइडलाइंस हैं। ये हर मैन्युफैक्चरर के ऊपर अप्लाई होंगे। जो रिफर्बिश्ड मटेरियल बनाते हैं, जो भी किसी टूटे सामान को रिफर्बिश करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। जो डिसमेंटल करता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, कंप्यूटर वगैरह को, उसके ऊपर अप्लाई होंगे। रिसाइकलर के ऊपर अप्लाई होंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसफर, परचेज, इन सारे एरियाज में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं
इनफैक्ट प्रोसेसिंग जो करते हैं ई वेस्ट की, उनके ऊपर भी ये लागू होंगे। सबसे पहली प्रोविजन तो ये है कि पहले 21 आइटम्स को ई वेस्ट माना जाता था, अब इसको बढ़ा के 106 कर दिया गया है। सो 106 आइटम्स जो है उनको अब से ई वेस्ट माना जाएगा। दूसरा क्या किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, रिफर्बिशर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं, कोई भी पर्सन है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के अंडर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट का सेफ डिसमेंटलिंग या सेफ उसका डिस्पोजल भी करे। सो ये चीज है। दूसरा बात ये है कि पहले इसके टाइम पीरियड को वो किया है कि जो पहली बात तो जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो ई वेस्ट को डिस्पोज करवाएगा। अभी उसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है कि सिर्फ 180 डेज तक मैक्सिमम कोई भी पर्सन ई वेस्ट को स्टोर करके रख सकता है, उससे ज्यादा कोई भी पर्सन ई वेस्ट को स्टोर करके नहीं रख सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो हैजार्डस वेस्ट है, हैजार्डस कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कोई लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, ये हैजार्डस मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं, ये ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत गलत नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि लेड जो है वो ब्रेन रिटार्डेशन करता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि लेड जो है वो कॉस्मेटिक्स होते हैं जो उनका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इनफैक्ट मर्करी। तो इन सब चीजों का, इन सभी एलिमेंट्स का यूसेज जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होती हैं उनके अंदर ये मेटल्स यूज नहीं की जाएंगी, क्योंकि इनको डिस्पोज करना बहुत टफ होता है। उसके अलावा प्रोड्यूसर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, उनको बोला गया कि एटलीस्ट अगर कोई पर्सन 100 kg ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो एटलीस्ट उसका 60% वो उसको हैंडल भी करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ भी करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, और रिसाइकल करेगा बाय 2023। इस टारगेट को इंक्रीज करेंगे कि 2024 तक आते आते आपको 70% कलेक्ट और रिसाइकल करवाना होगा, और 2025 आते आते 80% करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाएगी उन कंपनीज को, ठीक है, जो अपने टारगेट को मीट, मतलब इन अ सेंस कि जो भी कंपनीज अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाती हैं उनको एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू मेक एंड प्रोडक्ट रिसाइकलेबल, कि जो मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसको एंड प्रोडक्ट्स को रिसाइकलेबल बनाना होगा। कि जो भी पर्सन, सपोज करो कोई कंप्यूटर बना रहा है तो उसका कंप्यूटर जो है वो रिसाइकलेबल होना चाहिए, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि एक कंप्यूटर का जो सब पार्ट है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल हो। इसी को रिफर्बिशमेंट बोलते हैं कि इसका सामान, मान लो ये कंप्यूटर कंप्लीटली खराब हो गया था, अब ये नया कंप्यूटर बना रहे हैं तो इसमें इसका कुछ सामान यूज हो जाए, या फिर ये कोई और कंप्यूटर था जिसका कोई एक छोटा सा हिस्सा खराब हो गया था, तो इस कंप्लीटली खराब कंप्यूटर का सपोज करो कि वो हिस्सा अच्छे से काम कर रहा था, इंटैक्ट था, तो इसको इसमें फिट करके इसको ठीक किया जा सके, इसी को रिफर्बिशमेंट बोलते हैं। सो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि जो कंप्यूटर के सब पार्ट्स हैं, जो किसी भी चीज के सब पार्ट्स हैं, वो आपस में कंपैटिबल हों, ये इंश्योर करना है। उसके अलावा सीपीसीबी जो है ये इस सारे सिस्टम को रेगुलेट करेगी, ये इंडस्ट्री के लिए स्पेस एलोकेट करेगी, एयरमार्क करेगी कि कहां पे डिसमेंटलिंग या रिसाइकलिंग यूनिट्स कोई कंपनी लगा सकती है, और उसके अलावा सीपीसीबी जो है वो रैंडम जो है रेट्स भी करेगी, रैंडम सैंपलिंग के थ्रू चेक भी करेगी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है मार्केट में वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंस में है कि नहीं, क्या वो नए कानून के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं या नहीं। ये इस न्यूज आइटम के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नाम की एक ग्रुप है, इसने इसको पब्लिश किया है। अब इसकी हाइलाइट्स क्या है, इन्होंने बोला है कि ग्लोबल कार्बन की एमिशन जो है वो 2022 तक आते आते 40.6 बिलियन टन हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा है, और हमें अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं मिल रहा है कि जिसे देख के ये बोला जा सके कि ह्यूमन बींग्स जो है, सारी कंट्रीज अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडिया जो है उसने हाईएस्ट इंक्रीज शो किया है। जितनी हम पिछले साल कार्बन प्रोड्यूस करते थे उसके एक मामले में अगर कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज शो किया है। इंडिया ने पिछले सालों के मुकाबले 6% ज्यादा कार्बन एमिशन किया है 2022 में। उसके बाद यूएस आता है, इसने भी कुछ इंक्रीज किया है। पूरा अगर वर्ल्ड की बात करें तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जितना कार्बन एमिशंस होती हैं, उसका 31% जो है अकेला चाइना कंट्रीब्यूट करता है, 14% अकेला यूएस करता है, 8% यूरोपियन यूनियन करता है, और इंडिया जो है वो 7% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें रिपोर्ट में ये भी आया है कि चाइना ने अपनी एमिशंस को कंपैरेटिवली डिक्रीज किया है, 0.9% का डिक्रीज है, यूरोपियन यूनियन का 0.8% का डिक्रीज है। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें तो 1.5% का इंक्रीज है यूएस में, और इंडिया में है 6% का।
ठीक है। और ये जो 2022 वाली कार्बन एमिशंस हैं वो इंडिया की क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया में कोल यूज होता है, तो 5% कोल की एमिशंस में इंक्रीज है, ऑयल एमिशंस में 10% इंक्रीज है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ बढ़ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन की या पर कैपिटा एमिशंस की, तो हमारी कंट्री की पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम है। क्या है इसका रीजन? क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक आर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन नाम का एक मेमोरेंडम जनरेट किया है। इन द सेंस कि ये एक जनरेट किया है। इसमें अब रोड मैप टू देखिए, आईएसए का टारगेट है कि सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे अट्रैक्ट करना है और 2030 तक आते आते अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन जो है, $1 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट हो जाने चाहिए सोलर एनर्जी के लिए। अब ये रिपोर्ट जो है इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने रिलीज किया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ मिलके। अब ये जो रिपोर्ट है ये 2022 में जो हो रही है कोप की मीटिंग 27th UNFCCC की 27th मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शर्म अल शेख इजिप्ट में, तो वहां पे ये रिलीज किया गया है। अब इसमें क्या है कि सारी की सारी जो उसमें एक्शंस लिखे गए हैं कि क्या प्रायोरिटी एक्शंस होने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, सारी की सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा, ठीक है, और कि सोलर इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज किया जा सके। और ये सोलर इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? अगर हमें अपने पेरिस क्लाइमेट गोल को अचीव करना है, मतलब 1.5 डिग्री से सेल्सियस से टेम्परेचर को कम रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमने अगर मीट करना है, तो उसके लिए हमें सोलर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसी से अगर सोलर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो उसी से कॉस्ट भी एफिशिएंट होगी, और कॉस्ट एफिशिएंसीज अब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आने लग गई हैं, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी जो है अब वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से compete कर सकती है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि सोलर एनर्जी कंपैरेटिवली महंगी पड़ जाती थी, लेकिन अब क्योंकि ग्रिड बन गई है, स्टोरेज हो जाती है, स्टोरेज बैटरीज बन गई है सोलर पावर को स्टोर करने के लिए, तो उसके बाद से ये कॉम्पिटिटिव हो गई है, अब लोग इसको खरीदने लगे हैं। सो ये इसके बारे में है, ठीक है। और ये जो सारा पैसा आएगा इसको मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने में, डिसेंट्रलाइज सोलर एप्लीकेशंस में, एनर्जी स्टोरेज में, ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, तो इन सारी चीजों में इसको यूज किया जाएगा। अभी देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की जहां पे अभी बात हुई है, ठीक है, जिसमें अभी ये रिपोर्ट आई है, तो उसी की 21st मीटिंग जब 2015 में हुई थी तो पेरिस में हो रही थी, फ्रांस के पास थी उस टाइम चेयरमैनशिप। पेरिस में मीटिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे इंडिया ने एक आइडिया मूव किया था कि हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना चाहिए। फ्रांस ने उसको सेकंड किया था। इंडिया और फ्रांस की हेल्प से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था उसी टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर फिर गुड़गांव इंडिया में बनाया गया, और ये पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। अब इसमें क्या है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2020 वाला था, उसमें अमेंडमेंट की गई थी। एक्चुअली पहले क्या होता था, देखिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इनिशियली क्या था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो था 2020 में जो साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये वाली जो कंट्रीज हैं, सिर्फ ये कंट्रीज जो हैं ये मेंबर बन सकती थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आती है। यही एक्चुअली इसीलिए ये किया गया था कि सिर्फ यही कंट्रीज मेंबर बन सकती थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये क्यों किया था? क्योंकि यहां पे सन ओवरहेड आता है और यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी जनरेट करने का। लेकिन फिर इसको चेंज किया गया, इस जो एग्रीमेंट था इसको चेंज किया गया, और अब सारे ग्लोब की, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन सकती हैं, ठीक है। ये चीज है। उसके अलावा ये गवर्नमेंट्स को कोऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो फंडिंग आती है ना, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पर्सनल पॉकेट में नहीं जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेट में जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, ताकि वो सोलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सके। ये है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है साउथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तमिलनाडु के जो CM MK स्टालिन है, उन्होंने अभी कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट किया है, और पहले ऑलरेडी 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां पे थी, अब ये 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है तमिलनाडु स्टेट में। अब ये बनाई गई है, देखिए इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो है उसके अंडर इसको बनाया गया है। सेक्शन 26A जो है इसका, वो डील करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने के लिए। अब इसमें एरिया कौन कौन सा आता है? कृष्णागिरी फॉरेस्ट एरिया आता है, धर्मपुरी फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, और यहां पे इस सेंचुरी में 35 मैमल की स्पीसीज हैं, 238 जो है वो बर्ड्स की स्पीसीज हैं। ये नॉर्थ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपस में कनेक्ट करती है,
और ये आगे कंटिन्यू होती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से के साथ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और लेकिन इसके बीच में मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनी है इसके बीच में आता है महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ठीक है, कर्नाटका वाला, और सस्त्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे मतलब इकट्ठे ही एरिया में आते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहाँ पे 2 लार्ज मेन एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। नंदीमंगलम उलीबांदा कॉरिडोर है और कोवाई पल्लम अनिबेदहल्ला, ठीक है, ये कॉरिडोर्स हैं, ये इसी एरिया में फॉल करते हैं, ठीक है। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के बारे में। देखिए जितना भी पब्लिक रिसर्च जो होती है, जो पीएचडी करते हैं लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जिनको गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है, वो सारे जो लोग जितनी भी रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उन सारों को जो होती है वो सरकार सरकार के फंडेड प्रोजेक्ट के अंडर हो रही है, तो सरकार का मटेरियल है वो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नेशनल रिपोजिटरी बनाई है जिसमें लाइफ साइंसेस का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड सारा डेटा, जितना भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च का डेटा है पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का या प्रोफेसर्स का, वो सारा फरीदाबाद में ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, नेशनल रिपोजिटरी बनाई जा रही है, इसमें स्टोर किया जाएगा ताकि इसको ये फाइंडेबल हो, लोग इसको फाइंड कर सके, एक्सेसिबल हो, सारे साइंटिस्ट है जिनको भी जरूरत है वो इसको यूज कर सके, इंटरऑपरेबल हो और रीयूजेबल हो। सो इस प्रिंसिपल पे बनाया गया कि डेटा शेयरिंग होनी चाहिए ताकि एफर्ट मिनिमाइज हो, डुप्लीकेशन कम हो, ठीक है, और इंडिया की रिसर्च जो है वो आगे बढ़े। सो इसके लिए अभी एक लाइफ साइंसेस का आर्काइव बनाई जा रहा है। इसमें ऑनलाइन डैशबोर्ड होगा और जिनोमिक सर्वेलेंस के लिए ये डैशबोर्ड भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे अब देखिए इसको स्टोर करना है डेटा को, तो उसके लिए बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए, 4 पेटाबाइट कैपेसिटी चाहिए होगी, और उसके लिए ब्रह्म सुपर कंप्यूटर जो है हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर, इसको यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लाया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड होते क्या है। ग्रीन बॉन्ड मतलब एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, कोई कंट्री इशू कर सकती है, या फिर कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट या फिर कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। और मतलब इनको इसमें जो भी पैसा आता है ना, मान लीजिए ये लोग हैं, ये इस बॉन्ड में ग्रीन बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट में, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट में, ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में, मतलब सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है जहां पे कार्बन एमिशंस कम होंगी, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये पैसा जो है यूटिलाइज किया जाएगा। और मतलब कि ये ग्रीन बॉन्ड के लिए, ग्रीन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट एवर जो ग्रीन बॉन्ड है वो यस बैंक लिमिटेड ने 2015 में इशू किया था। अब इसमें क्या है, ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन की गई है, क्या है कि इसमें ये एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, कार्बन रिडक्शन को हेल्प करता है, उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम करता है। सो इसके लिए ये है, मतलब क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हमने बात कर ली है। इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट होते हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड किया है, लैंडफिल के प्रोजेक्ट को एक्सक्लूड किया है, डायरेक्ट वेस्ट इंसरनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लोज्ड चैम्बर में डाल के 1000 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट करके सब बर्न कर देते हैं उसको इंसरनेशन बोलते हैं। सो इंसरनेशन वाले प्रोजेक्ट्स में इसको यूज नहीं किया जा सकता, या फिर कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट जो 25 मेगावाट से ज्यादा साइज के हैं, 25 MW से ज्यादा के हैं, उसमें इसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये ऑल द फॉसिल फ्यूल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैव बीन केप्ट, जो भी फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली इससे बाहर ही रखे गए, और इसका जितना भी पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा डायरेक्टली। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। ये न्यूज आइटम देखिए कि इंडिया ने अभी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट, मतलब रशिया के साथ हमने एक डील किया है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो भी पैसा, मतलब जो भी बायलेटरल डील, क्योंकि देखिए रशिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। सो इंडिया ने कहा है कि हम एक वोस्ट्रो अकाउंट बनाएंगे। ये वोस्ट्रो अकाउंट होगा, इंडिया जो भी चीज रशिया से खरीदेगा उसकी पेमेंट रुपी में करेगा, मतलब सारों की नहीं, कुछ चीजों की करेगा, क्योंकि फिजिबल नहीं है ना, तो कुछ चीजों की पेमेंट रुपी में करेगा और वो पैसा रुपीज इसमें वोस्ट्रो अकाउंट में रखेंगे। और रशिया फिर क्या करेगा, जब रशिया को इंडिया से कुछ खरीदना है तो वो इसी वोस्ट्रो अकाउंट में पड़े रुपए को यूज करेगा और इंडिया को पेमेंट कर देगा। यहाँ पे इशू लेकिन ये है कि इंडिया का ट्रेड जो रशिया के साथ है वो $1 बिलियन के आसपास का है, लेकिन हम रशिया को जो बेचते हैं वो $1 बिलियन का बेचते हैं, लेकिन वहां से हम $23 बिलियन का सामान खरीदते हैं।
तो मतलब कि ये फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सो हम 1 बिलियन तो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन बाकी जो 22 बिलियन है वो कहाँ जाएगा, वो तो वेस्ट हो जाएगा। सो लेकिन ये इसकी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, ये इसका छोटा सा इशू है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपी में की जाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा नाउ इनवॉइसिंग, सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एटसेट्रा, वो भी मतलब सेटलमेंट, इनवॉइसिंग वगैरह, ये सारा पर्पस जो है, पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स जो है वो भी इंडियन रुपी में हैंडल होगा। पहले इंसेंटिव्स टू द एक्सपोर्टर पेड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक्स दैट वर अवेलेबल ओनली इफ पेड फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज। पहले वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज यानी कि डॉलर में पे करने पड़ते थे, अब इसको रुपये में पे किया जाएगा, ठीक है। अब ये होगा क्या, इससे क्या हेल्प होगा कि हमारा जो रुपी है उसकी इंटरनेशनलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व से जो पैसा जाता है वो कम होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बना रहेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं होगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम होगी। उसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेट होगा बाकी कंट्रीज के साथ भी। और अगर मान लो कोई एक्सटर्नल शॉक आता है, मान लो कि कोई रुपी की डिवैल्यूएशन, मतलब रुपी जो है उसका गिर जाता है, या फिर यूएस डॉलर का प्राइस एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमारे ट्रेड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एक्स्ट्रेडिशन के बारे में। एक्स्ट्रेडिशन, यूके के कोर्ट ने अभी बोला है कि नीरव मोदी जो है, जो इंडिया के पीएनबी वाला स्कैम करके भागे थे 10,000 करोड़ रुपी वाला, तो उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, उनको वापस से इंडिया भेजा जाएगा, ठीक है। इंडिया ने यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी 1992 में। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब एक्स्ट्राडिशन है क्या, कि अगर मान लो एक कंट्री का एक पर्सन यहां पे कोई क्राइम करके, ठीक है, दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो दूसरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर्सन को इस कंट्री में भेजे जहां पे इसके अगेंस्ट मुकदमा दायर किया गया है, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस में, अंडर ट्रायल केसेस में और कन्विक्टेड क्रिमिनल के केसेस में की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है जो इस प्रोसीजर के साथ डील करती है। एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का कहता है कि इंडिया अपने जो उसकी, हमारी कंट्री में जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर रह रहे हैं बाकी कंट्रीज के, हम उनको वापस भेजेंगे और बाकी उनके वालों को वापस हमारी कंट्री में, जो हमारे भगोड़े हैं उनको वापस ले आएंगे, और जो हम यहाँ पे रह रहे हैं उनको उनकी कंट्रीज में वापस भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ये एमएसएमई को ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए है। अभी इसमें से 5,000 करोड़ रुपए, जो कि इसके टोटल उसका 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इंस्टेड देखिए, इसका मतलब कि 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो है उसको अभी 38 प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म के लिए यूज किया जा रहा है। एसआरई फंड क्या है? एसआरई बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके एक कॉमन फंड बनाते हैं, इसमें पैसा पूल इन करते हैं, जिसको फिर बाद में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और 1, 2 और 3। ये मतलब इनको अलग अलग एरियाज में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे 1 जो होते हैं वो स्टार्टअप्स में, एंजल इन्वेस्टर्स की फॉर्मेट में या स्टार्टअप्स में यूज होता है। सेकंड जो होते हैं वो रियल एस्टेट वगैरह वाले सेक्टर में यूज होते हैं। थर्ड जो होते हैं वो हेज फंड वगैरह के लिए यूज होते हैं। हेज फंड मतलब होता है कि जिसमें स्मॉल टर्म हैवी गेन्स होते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लार्ज ट्रांजेक्शन होती है और रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सो इसमें ये अलग है। सो ये जो है ये कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो मतलब ये मदर और डॉटर फंड की फॉर्मेट में ऑपरेट करेगा। अब ये जो है एसबीआई कैप वेंचर्स हैं, ये इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का पार्ट है, मतलब ये इसको ऑन करता है और ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है इस फंड का। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। झारखंड असेंबली ने अभी एक बिल क्लियर किया था कि वो अपनी जो भी वेकेंट गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें रिजर्वेशन का कोटा इंक्रीज कर रहा है। देखिए, रिजर्वेशन एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है जो सोशियो एजुकेशनल, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए रखा गया है। अभी तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर भी आ गए हैं, तो सोशली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया, मतलब किया गया है रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन को 77% तक इंक्रीज करने की बात कही है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये तभी फोर्स में आ सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 9th शेड्यूल के अंडर रखे। तो 9th शेड्यूल बेसिकली क्या है? देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 1951 वाला, उसमें फर्स्ट 9th शेड्यूल आया था। 9th शेड्यूल में क्या है कि जो भी कानून सरकार चाहती है
कि उसको स्ट्रक डाउन ना किया जा सके, जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन ना कर सके, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो इस कारण से, मतलब सपोज कीजिए कि किसी कानून को अगर 9 शेड्यूल में रख दिया तो जुडिशरी जो है वो उसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती, सिर्फ ये हवाला देके कि ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। सो इस चीज को, प्रोविजन को खत्म करने के लिए लाया गया था 9 शेड्यूल। अब बेसिकली 9 शेड्यूल है क्या, देखिए, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आया था हमारा लैंड रिफॉर्म में। पहला लैंड रिफॉर्म था जमींदारी अबॉलिशन। सो जमींदारी अबॉलिशन जब करना स्टार्ट किया था ना, तो बहुत सारे जो जमींदार थे उनसे प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ली। तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था। लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हो रहा है आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है, मतलब वो आर्टिकल 32 के अंडर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सो सुप्रीम कोर्ट जो था अब वो स्टे लगाने लग गया जमींदारी के केसेस में। सो गवर्नमेंट जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। उसने क्या किया, जमींदारी एक्ट को 9th शेड्यूल के अंडर रख दिया और बोल दिया कि 9th शेड्यूल के अंडर ये रखा गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती इस बिहाफ पे कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। सो ये चीज की गई। लेकिन अब केस आया था सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर केस। उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आयर कोलो केस में कि अगर कोई पर्सन, मतलब अगर जो भी कानून, मतलब केशव नंदा भारती वाली डेट से, जिस दिन केशव नंदा भारती केस आया था 1971 में, उस डेट के बाद, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिस दिन आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी केशव नंदा भारती केस के साथ 1971 में। तो उस टाइम से पहले जो कानून रखे थे 9th शेड्यूल में वो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद 9th शेड्यूल में रखे गए हैं वो कानून जो है उनको सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने की वजह से स्ट्रक डाउन कर सकता है, उनको सुप्रीम कोर्ट कैंसिल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सो ये बात है बेसिकली। सो ये 9th शेड्यूल के बारे में था और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट न्यूज है आर्टिकल 142 के बारे में। अभी राजीव गांधी वाला जो केस था, ठीक है, राजीव गांधी वाला जो केस था, उसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन वाला जो केस था, उसके जो कुछ बचे हुए कन्विक्ट्स थे 6, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको बरी कर दिया है आर्टिकल 142 के अंडर। 142 क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, मतलब कोई भी ऐसी ऑर्डर पास कर सकता है जो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सफिशिएंट जेल टर्म कर लिया है और इनका कंडक्ट अच्छा रहा है, तो अब इनको कंप्लीट जस्टिस यही होगा कि इनको छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया है। और उसके अलावा ये जो डिक्री है, जो अभी ये ऑर्डर पास किया गया है, ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ये एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट मेंटेन करता है। ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में क्या होता है कि वो ऐसी कंट्रीज को ध्यान में रखता है, उनकी करेंसीज को नजर में रखता है, उनके ऊपर फोकस करता है जो यूएस को लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं, इन अ सेंस कि जानबूझ के अपने आप को डिवैल्यू करती हैं ताकि उनके एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, सो ये चीज इसने बोली है। कोई भी इकॉनमी, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मॉनिटरिंग लिस्ट में आ सकती हैं। पहली बात तो जिनका यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। दूसरी वो कंट्रीज आ सकती हैं, ठीक है, जिनका ट्रेड सरप्लस पिछले मतलब कुछ 12 महीने से उस कंट्री की जीडीपी का 2% है। तीसरा कि परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन हो रही है कि एक कंट्री, मान लो जैसे इंडिया है, वो बहुत ज्यादा यूएस डॉलर खरीदती जा रही है अपना फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो इन तीनों में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आपका कंट्री को रखा जा सकता है इसमें मॉनिटरिंग लिस्ट में। सो इंडिया का फर्स्ट और थर्ड क्राइटेरिया मीट हुआ था, जिसकी वजह से इसको रखा गया था उसमें। अब लेकिन इसको निकाल दिया है, ठीक है। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है गोवा के बारे में। 9 कंट्रीज, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, यूएस, यूके एटसेट्रा, इन सब ने एक गोवा नाम के इसको अलायंस को ज्वाइन किया है। अब इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इकट्ठे मिलाना है ताकि विंड पावर प्रोड्यूस की जा सके। ऑफ शोर विंड पावर प्रोडक्शन के लिए ये जो कंट्रीज का कॉमन इंटरेस्ट है, इन्होंने इकट्ठे आके बात किया है और अलायंस बनाया है। ये जो ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि 380 गीगावाट तक विंड एनर्जी प्रोडक्शन करनी है बाय 2030, ठीक है। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हर साल के हिसाब से 70 गीगावाट तक इंक्रीज करनी है। ये जो गोवा नाम का अलायंस है, ये इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने स्टार्ट किया था
डेनमार्क वाली, और इसके साथ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको हेल्प किया। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है विंड पावर इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया भी GWEC का मेंबर है, यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्स के बारे में। मार्स क्या है, अभी मतलब इसको COP27 पे लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्या है कि एक न्यू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। ये गवर्नमेंट्स को अलर्ट करेगा, कंपनीज को अलर्ट करेगा, ऑपरेटर्स को अलर्ट करेगा कि किसी भी एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ह्यूमन, देखिए मिथेन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होती है, और जितनी भी मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मिथेन का रहा है। ठीक है, सो ये क्यों लाया गया है, ताकि हम मिथेन को कम कर सकें और ग्लोबल एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। ठीक है, सो ये ग्लोबल एफर्ट को इंक्रीज करेगा और मेजर एमिशन की जो सोर्स है, ठीक है, उसको कर्व करने की कोशिश करेगा। मार्स जो है इसको एज अ पार्ट ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मिथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रैटेजी, IMEO स्ट्रैटेजी के अंडर इसको लाया गया है। IMEO स्ट्रैटेजी का एम क्या है कि मिथेन की एमिशन को डिक्रीज करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल सेक्टर में उसको कम करके। नेक्स्ट न्यूज आइटम है 19th इंडिया आसियान समिट हुई है। 19th इंडिया आसियान समिट हुई कहां पे है, देखिए कंबोडिया में हुई है। ठीक है, और इसी साल इंडिया और आसियान के डायलॉग को 30 साल हो गए थे, तो ये समिट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है। सो 2022 को एक फ्रेंडशिप ईयर की फॉर्मेट में सेलिब्रेट किया गया। इंडिया आसियान की फ्रेंडशिप ईयर की फॉर्मेट में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दोनों साइड्स ने मतलब ये एफर्ट किया है, जॉइंट एफर्ट किया है। दोनों साइड ने कहा है कि हमें अपने टाइज को एलिवेट करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सके। ठीक है, ताकि हम कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें मिलके, इंडो पैसिफिक एरिया में प्रोजेक्ट लगा सकें, साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हम कॉमनली डील कर सकें। ठीक है, डिजिटल फाइनेंस सिस्टम के केस में हम दोनों मिलके काम कर सकें। उसके अलावा एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन सारे एरियाज को भी पुश मिलेगा। इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया 5 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट करेगा आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के लिए। ठीक है, और ये एक्सपीडाइट करेगा रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। सो इंडिया मतलब इसको एग्रीमेंट को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है मेगालिथिक साइट्स के बारे में। देखिए मेगालिथिक बरियल साइट ऑफ तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, वो हाईलाइट हुई है कि वो निग्लेक्ट की स्टेज में है, वो उनको मतलब प्रोटेक्शन का उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो पिलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनको पांडव गुल्लू बोलते हैं, पांडवुल्ला बोलते हैं, पांडवुल्ला बांदा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पांडव की मेमोरी में 2500 साल पहले बोलते हैं कि मतलब ये बने थे। ठीक है, सो मेगालिथ्स क्या है, मेगालिथ एक बहुत बड़ा स्टोन होता है जिसको एक प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब या फिर उसको अकेले या फिर कुछ और स्टोन्स यूज किए जाते थे और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता था किसी पर्सन को। मतलब ये बेसिकली या तो किसी की उसमें बरियल साइट है, किसी की उसमें लाइव एशेज उसमें रखी हुई हैं, या फिर उसके पार्ट्स रखे हुए हैं, या फिर ये कोमेमोरेटिव हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर, जैसे डोलिमिनॉइड शिस्ट है, ठीक है, कैरन सर्कल्स हैं, कैपस्टोन्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के मेगालिथ्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये अलग अलग टाइप के हैं, ये मैनहिर्स हैं। ये बेसिकली ये बरियल साइट नहीं होती है, ये नॉन बरियल साइट है। ठीक है, ये कोमेमोरेशन वाली साइट है, जिसको जैसे स्मृति चिन्ह बोल देते हैं जैसे। ठीक है, ये डोलिमिनॉइड सिस्ट डोलोमन है, ये सारी जो है ये बरियल साइट है। ये देखिए इसमें अलग अलग छोटे छोटे पत्थर भी हैं और बड़ा पत्थर भी है। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप की साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ मेगालिथ्स जो है वो आयरन एज के हैं, 1500 से 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट के टाइम के हैं ये। ठीक है, लेकिन कुछ जो साइट्स हैं इसमें से ये आयरन एज से भी पहले की हैं, 2000 BC से भी पहले की हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम है इंडियन स्किमर के बारे में। इंडियन स्किमर जो है वो काफी बड़े बड़े फ्लॉक्स में फ्लाई करता है, बेसिकली विंटर्स में। ये है इंडियन स्किमर, ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे आती है ये। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे बहुत बड़े मास यूनिट में आते हैं। और ये कोस्टल एस्चुरीज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की जो कोस्टल एस्चुरीज है, जब रिवर समुद्र में मिलती है, ओशन में मिलती है, उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, सो चंबल रिवर जो है इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है इंडियन स्किमर के लिए, चंबल रिवर।
ठीक है। इसका IUCN स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है। और क्यों ये एंडेंजर्ड है? क्योंकि इसके हैबिटेट की डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है इसके हैबिटेट में, ठीक है, और कॉर्बिट्स जैसे कि हाउस क्रोज जो है इसके ऊपर फीड करते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से इसका नुकसान हो रहा है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।